अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में जनाब आप लोगों को बोलेंगे खुशामदीद। ये यूरोप ट्रिप का लास्ट व्लॉग होगा। ये मैं अपने स्टूडियो में इस वजह से कर रहा हूँ कि इसके अंदर इसको मैं सम अप करूँगा अपने 15-16 दिन के ट्रिप को। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे हुए थे, उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। पर्टिकुलरली लोगों ने वीज़ा से रिलेटेड सवालात पूछे हुए थे, कॉस्ट से रिलेटेड सवालात पूछे हुए थे, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा जो ट्रिप है कितने दिन का था? ये तकरीबन 16 दिन का ट्रिप था, जिसमें से 2 दिन मेरे टर्की में गुज़रे और बाकी तकरीबन कोई 7 से 8 दिन मेरे नॉर्वे में, बल्कि 10 दिन नॉर्वे में गुज़रे। और नॉर्वे के भी फिर मैं 2 शहरों में मेनली रहा, एक ओस्लो में, एक ट्रोनहाइम में। उसके अलावा 2 दिन का मेरा जो ट्रिप था वो जर्मनी का था, स्वीडन का था। 1 दिन का मेरा जर्मनी का ट्रिप था। तो इस तरह से ही ओवरऑल जो है तकरीबन 16 दिन का मेरा ट्रिप था। अब बात कर लेते हैं जी वीज़ा किस तरह से अप्लाई होता है और कौन-कौन से वीज़ाज़ मुझे लेने पड़े। सबसे पहले जी मैंने शेंगन वीज़ा अपना अप्लाई किया। शेंगन वीज़ा के अंदर आपको जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ है, तकरीबन आई थिंक 26 कंट्रीज़ आती हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज़ आपको अलाउ होती है। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, कोई आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपका शेंगन वीज़ा लगता है उसके ऊपर आप ऑल अक्रॉस यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मुझे वाया टर्की जाना था, तो मैंने ये सोचा कि यार अब जब जा ही रहे हैं टर्किश एयरलाइन के थ्रू, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा-सा बेनिफिट उठाऊँ इसका। तो मैं ट्रांज़िट वीज़ा लेके टर्की भी 2 दिन के लिए रुक जाऊँ। तो वो लकीली मेरी फ़्लाइट के अंदर वो ऑप्शन भी अवेलेबल थी, तो मैंने उस ऑप्शन को ऑप्ट किया। अब इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। टर्किश वीज़ा की जो कॉस्ट है दैट इज़ $60। वो जैसे ही आपका शेंगन वीज़ा अप्रूव होके आता है, आपके स्टिकर लग जाता है, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो विदिन 30 टू 40 सेकंड आपका वीज़ा आपको ग्रांट कर दिया जाता है। उस वीज़े के ऊपर आप 1 महीना रह सकते हैं, किसी किस्म की उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है वो। $60 आप देते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। टर्किश एयरलाइन के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप बआसानी वहाँ पे रुक भी सकते हैं। अब जिस तरह मेरा 2 दिन का स्टे था, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई मुझसे जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ना करें। जब मैंने अपनी एयरलाइन की टिकट खरीदी तो उसमें मेरा ट्रांज़िट की वजह से 2 दिन का होटल फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट में शामिल था। अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुई मेरे से? अब उन्होंने ये कहा, ये मुझे कहीं पे बाय द वे लिखा हुआ नज़र नहीं आया, ना मुझे कहीं उनके पोर्टल पे नज़र आया, ना उन्होंने कहीं पे बताया। तो इनफैक्ट आई वाज़ स्लाइटली कंसर्न्ड कि यार ये होटल का ज़िक्र कहीं पे नहीं आ रहा, लिखा फ्री हुआ है, इसमें शामिल है टिकट में उसके पैसे। अब जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा तो मैंने होटल क्लेम करने के लिए उनके काउंटर पे पहुँचा, तो दे सेड कि आपको 72 घंटे पहले चेक इन करना था। अब ये एक कैश था, आई डोंट नो ये जानबूझ के वो फ्रॉड करने के लिए ये हरकत करते हैं या शायद मुझझसे कहीं देखने में मिस्टेक हो गई। तो जब भी कभी आप टर्किश एयरलाइन के थ्रू जाएँ और उनका फ्री होटल क्लेम करना चाहें, तो 72 आवर्स बिफोर योर डिपार्चर फ्रॉम योर होम डेस्टिनेशन आपको चेक इन करना होता है। तो तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक ये मेरे से मिस्टेक हुई। ये मिस्टेक मुझे इतनी महँगी पड़ी कि इसकी वजह से मुझे अपना पर्सनल होटल वहाँ पे टर्की में लेना पड़ा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी कॉस्ट आ जाते हैं जी नॉर्वेजियन वीज़ा या आपका शेंगन वीज़ा की कॉस्ट क्या है? शेंगन वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी अप्रॉक्सिमेटली €80 इसकी कॉस्ट है। वो आप अब इस चीज़ पे मुझे श्योर नहीं है कि अगर आप नॉर्वे के अलावा कहीं और से अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी यही कॉस्ट है या नहीं है, लेकिन शेंगन वीज़ा की जो मैंने कॉस्ट पे की है वो €80 थी। ठीक है जी। और मैंने नॉर्वे के थ्रू किया। नॉर्वे थोड़ी टफेस्ट कंट्री में आता है। बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर, जिस तरह पुर्तगाल है, आपका पेरिस है, इटली है, इवन जर्मनी भी है। इनका वीज़ाज़ थोड़ा-सा ईज़ी हैं कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन। व्हेन आई से स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन यूरोप के अंदर ही बेसिकली 3 कंट्रीज़ को मेजरली बोला जाता है, जिसके अंदर आपका स्वीडन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है और आइसलैंड आ जाता है। इनका वीज़ाज़ थोड़े से मुश्किल लगते हैं। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। मेरे केस के अंदर तो मुझे मेरे भाई ने वहाँ से इनविटेशन भेजा था। वो इनविटेशन मैंने लेटर साथ में लगाया। यूडीआई की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप फॉर्म लेते हैं उनका। उस फॉर्म के ऊपर ईच एंड एवरी सिंगल रिक्वायरमेंट उन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन की हुई है। वहाँ से आप रिक्वायरमेंट उठाते हैं, उठाने के बाद उस रिक्वायरमेंट का पूरी चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट को जो है ना मुकम्मल करते हैं। जैसे ही वो मुकम्मल हो जाता है तो लाहौर में वीएफएस का ऑफिस है, जेरी ऑफिस जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाके आप उसकी पहले डेट बुक करते हैं। उनके पोर्टल से जाके वीएफएस आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको पहले ही जो लिंक आएगा उस पे क्लिक करेंगे। आप जिस जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ जाएँगे। आगे फिर आपके सब ऑफिसेज़ आ जाते हैं। जिस तरह हमारे केस के अंदर पाकिस्तान में मुझे 3 ऑप्शन शो हो रही थी, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची।
लाहौर और कराची और इस्लामाबाद 3 जगहों में से जहाँ पे आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा ज़रा कंसर्न था कि मुझे लाहौर में ही करना है, तो लाहौर में डेट्स अवेलेबल नहीं थी। जिस तरह आपने सुना होगा यूएस के केस में डेट्स नहीं मिलती, तो नॉर्वे के केस में भी डेट्स बहुत मुश्किल मिलती हैं, पुर्तगाल में भी मुश्किल डेट्स हैं। तो मैंने क्या किया, कराची अवेलेबल था, इस्लामाबाद अवेलेबल था, लेकिन मैं नहीं गया उसमें। मैं बार-बार उसको चेक करता रहा, मेरे पास 3 महीने की डेट्स आ रही थी। इसमें भी एक छोटा-सा कैच है जो आप कर सकते हैं, जिससे ये है कि आपको बेनिफिट हो सकता है। मैंने वो 3 महीने वाली डेट को बुक नहीं किया, मैंने उसकी जगह क्या किया, मैं डेली बेसिस पे 2-3 दफ़ा चेक करता था वीएफएस का पोर्टल। तो हुआ ये, तीसरे या चौथे दिन मेरे पास एक डेट शो हुई जो कि तकरीबन 10 दिन बाद की डेट थी। तो वो अक्सर लोग बुक कर लेते हैं, उस डेट पे जाते नहीं, तो वो डेट दोबारा आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो उस डेट को मैंने फ़ौरन से बुक किया, बुक करने के बाद मैं वहाँ पे गया हूँ। जाने के बाद आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं, आपको एक टाइम स्लॉट दी जाती है, उस टाइम स्लॉट पे आप जेरी के ऑफिस पहुंचते हैं, आपकी वहाँ से स्क्रूटनी वगैरह हो के आप अंदर चले जाते हैं, आप काउंटर पे जब आपकी बारी आती है, तो ये मुझे नंबर थोड़ा सा भूल रहा है, आई थिंक सो 5700 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ 5700 वो आपसे लेते हैं। ये स्लाइटली प्लस माइनस हो सकती है अमाउंट। ये आपसे अमाउंट लेके वो आपके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं, आपकी पिक्चर होती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। तो मुझे उन्होंने 2 से 3 वीक का टाइम दिया था। 18वें दिन मेरा वीज़ा लग के आ गया था। एक चीज़ और यहाँ बताता चलूँ कि यूरोप के केस के अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, सारा कुछ सबमिट कर रहे हैं, उस पे मैं बाद में आता हूँ, तो आपको अपना जो भी आपका ट्रैवल शेड्यूल है वो साथ में देना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी यूरोप के केस में, कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 3 वीक का शेड्यूल दिया है, तो आपको मैक्सिमम जो है 2 या 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन ऊपर मिलते हैं, और कुछ केसेस में ज़्यादा भी दे देते हैं। अब मेरे केस में मैंने 4 वीक का शेड्यूल दिया था, लेकिन जो मुझे वीज़ा मिला है वो 1 महीना 29 दिन का वीज़ा था। तो प्रिसाइज़ली उन्होंने मुझे 4 की बजाय 8 वीक अलाउ कर दिए, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया अपनी टिकट को अच्छे से एक्सप्लोर करने में और टिकट मुझे अच्छी ढूँढने में। अब आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट की। कोई चीज़ प्लीज़ इसमें फ़ेक लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो है लेजिटिमेट लगाइएगा। इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक जो कॉमनली हम लोग करते हैं, वो ये है कि वीज़ा लगवाने से कुछ दिन पहले एक तगड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में डाल दी और वो स्टेटमेंट साथ अटैच कर दी। देखिए, दे आर नॉट फूल, उनको सब पता है कि अगर आपने सिर्फ पैसे एकदम डाल के स्टेटमेंट में दिखाने के लिए उनको भेज रहे हैं, तो ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोना वर्कआउट। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो है लेजिटिमेट डालिए। अब इनफैक्ट मेरी भाई के साथ इस चीज़ पे थोड़ी सी बल्कि जो है ना बहस भी हुई। मैं अपने तीनों बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगाना चाह रहा था, अपने कंपनी की भी, 2 पर्सनल भी। तो भाई ने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली, बोलता यार देखो, आप जितना वीज़ा ऑफिसर के लिए बर्डन डालोगे ना, उतना आपका केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो हमने फिर 2 स्टेटमेंट लगा के भेजी, एक मेरी पर्सनल थी, एक मेरी कंपनी की स्टेटमेंट थी। तो वो 2 स्टेटमेंट मैंने साथ डाल के भेजी, जिसमें कोई मैंने एग्जैजरेशन नहीं की, किसी किस्म के कोई फंड्स उसमें इनपुट नहीं किए। जो रेगुलर चल रही थी, लास्ट 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है, मैंने 6 मंथ की भेज दी, क्योंकि मेरा उसमें हिस्ट्री वगैरह बेहतर थी। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि आपकी बहुत तगड़े फंड्स होंगे, बहुत को प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आपको जाके जो है ना वीज़ा मिलेगा, इस किस्म का कोई सीन नहीं है। आपने रेगुलर जो डॉक्यूमेंट है वो देने हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अपनी कोशिश करें जितनी ऑथेंटिक और एक्यूरेट डाल सकते हैं वो डालिए। और एक चीज़ ये है कि जिस जिस जगह पे आपने ट्रैवल का प्लान किया हुआ है, वहाँ की आप पहले से अगर होटल बुकिंग, टेंटेटिव होटल बुकिंग्स वगैरह डाल सकते हैं, या आप अपनी जो एयरलाइन की टिकट्स वगैरह है वो आप ऑनलाइन पोर्टल से ख़रीदनी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से उनकी बुकिंग करें और वो साथ में अटैच कर दें, वो आपको हेल्प आउट करता है। अब आ जाते हैं जी, इसका जो है बिल्कुल कुछ केसेस में लोगों को जो है ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, 3 वीक की बजाय 6-6 वीक भी लगते हैं। एज़ आई सेड कि जितना आप अपने केस को कॉम्प्लिकेटेड प्रेज़ेंट करेंगे, उतना आपके लिए मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा जी, आपको शहर कौन से घूमने चाहिए। मेरे से जो मिस्टेक हुई इनफैक्ट वो आपको बता देता हूँ। अब जर्मनी और स्वीडन की मेरा वहाँ पे जाना इट वाज़ अ मिस्टेक। ख़ास तौर पे जर्मनी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने व्लॉग में भी उसका ज़िक्र किया। उसकी वजह यही थी कि यार 4 से 6 घंटे में आप क्या एक्सप्लोर करोगे। अब मेरी जो ओस्लो से फ़्लाइट थी वो तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से जहाज़ जो है पूरा उनको डिफ्रॉस्ट करना पड़ा। डिफ्रॉस्ट में उनको 2 घंटे लगे। वो 2 घंटे मेरी फ़्लाइट डिले हुई। वो 2 घंटे जो मैंने घूमने थे वहाँ पे, वो हम जहाज़ के अंदर ही बैठे रहे। तो अपना प्लान इस तरह से कीजिए कि अगर आपको लेट्स से 15 दिन के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो 15 दिन में कोशिश करें 3 से 4 कंट्रीज़, और 3-3 4-4 दिन आप एटलीस्ट एक सिटी को दें
इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर। अदरवाइज़ वही होगा, मेरी तरह जाएँगे 4-6 जो उनकी सेंट्रम्स की बिल्डिंग है उनको देख के आप अपनी ओपिनियन बना लेंगे जी ये पसंद आया, ये नहीं आया। अब ओस्लो मुझे क्यों पसंद आया? बिकॉज़ मैंने अपना वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। अब ट्रॉनहेम में गए, ट्रॉनहेम में भी मैं अप्रॉक्सिमेटली 3 दिन का स्टे था वहाँ पे, तो पूरी सिटी को मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाया। तो ओस्लो के भी जो सराउंडिंग के छोटे-छोटे उनके सबर्ब्स थे, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। रीज़न बीइंग कि मेरे पास वहाँ पे टाइम सफिशिएंट था। एक चीज़ गाइज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान से हम लोग जाते हैं जब, तो हमें यूजुअली इतनी ज़्यादा वॉक करने की आदत नहीं होती, और वो जितनी भी जगह हैं, चाहे वो आपके टर्की है, इवन दुबई है या इवन आपका यूरोप है, तो सर यहाँ पे आपकी टाँगें टूटेंगी। आपको अच्छा खासा चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टैक्सियों का सहारा लेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे तो ठीक है, वो मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बट आपको जो लोकल रीजन वाइज़ है वो घूमने के लिए आपको इवेंचुअली पैदल ही चलना पड़ता है। एक यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यहाँ से जाने से पहले आप अपने पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ऐप है, जिसके अंदर आपकी लाइम भी है और भी बहुत सारी ऐप हैं, वो आप यहाँ से करके जाएँ आप, ठीक है? वहाँ जाके आप लोकल रीजन में घूमने के लिए उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो इतने महँगे भी नहीं हैं, और उसका फ़ायदा ये है कि जहाँ मर्ज़ी उसको सड़क पे लेके घूमते फिरते रहें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी होटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। टर्की के अंदर आपको ऑन एवरेज अगर आप एयरपोर्ट से बुक करते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली $100 पर नाइट मिलेगा। अब मुझे वहाँ पे लकीली एक बंदे ने गाइड कर दिया था, तो मैंने होटल जो है टर्की एयरपोर्ट से नहीं बुक किया था, बल्कि मैं उनके सेंटर में चला गया, तस्कीम स्क्वायर के अंदर मैं चला गया, वहाँ से जाके मैंने होटल बुक किया, तो मेरा अप्रॉक्सिमेटली को $45 से $50 के अंदर पर नाइट होटल मिल गया। तो ये आपको एडवांटेज होता है। और दूसरा, टर्की के अंदर टैक्सी बहुत महंगी है, ख़ास तौर पे चूना बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ टैक्सी के अंदर, तो चूना लगवाने की बजाय आप वहाँ पे उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करें। एयरपोर्ट से लेके तस्कीम स्क्वायर तक जाने के लिए 84 लीरा 84 लीरा की टिकट है, वो लें। कंफर्टेबल बस है, सुकून माहौल, आपके बैग वैग हर चीज़ वो खुद रखते हैं। जाइए, जाके वहाँ पे सेंटर में उतरिए, जैसे ही आप उनके सिटी सेंटर के पास उतरते हैं उसके बाद वहाँ से आप अपना होटल का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोकली टैक्सी लेके जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल टर्की मुझे काफ़ी महंगा लगा, जो मैंने उसके बारे में सुना हुआ था, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट विज़िट टू टर्की। मुझे यही पता था कि टर्की बहुत सस्ता है, लेकिन इट्स नॉट एनीमोर। इवन आपका जो नॉर्मल डोनर कबाब है या जो शवारमा है, एक अच्छी जगह से आप लेके खाते हैं तो रफली कोई 80 लीरा से लेके 140 लीरा की ब्रैकेट में आता है एक डोनर कबाब या एक आपका जो शवरमा है। उसके अलावा पानी की बॉटल की बात कर लें, अगर आप अंदर के छोटे स्टोर से लेते हैं तो आपको जो 3 साढ़े 3 4 लीरा का मिलता है। थोड़ा ज़रा मेन से आके लेते हैं आप, तस्कीम स्क्वायर या इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है, ये वन ऑफ़ द मोस्ट एक्सपेंसिव और वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से है। तो वहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपको 10 लीरा तक का भी पानी का छोटा बॉटल 500 ml का मिल सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है जब भी आप प्लान करें, तो अच्छे तरीके से इंटरनेट पे रिसर्च कर लीजिए, बिकॉज़ ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं बहुत एडवांस हैं, बहुत मॉडर्न हैं, तो इनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मौजूद है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुर्की की लव है जनाब, मज़ा आ गया। इतनी मज़ेदार उनकी ट्रेन, ट्रैम और मेट्रो का सर्विसेज हैं, कमाल है। फ्रीक्वेंसी उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे यूरोप में भी उतनी अच्छी नहीं लगी, और सारी ऑटोमेटेड है। और एक इसमें छोटा सा आपको कैच बता देता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त तुर्की के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे है, तो आपकी सर मोजें लग गई। आप उससे रिक्वेस्ट करके उसका मेट्रो कार्ड ले लें। नॉर्मल मेट्रो कार्ड की पर ट्रिप जो विज़िट वो है फेयर है, वो अप्रॉक्सिमेटली 10 लीरा है। अगर आपको स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है तो 1 लीरा। सिर्फ़ सिंगल लीरा के अंदर आप एक ट्रिप मारते हैं, सिंगल साइड का ट्रिप। तो अगर आपको कोई दोस्त मिल जाए तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और कोशिश करें कि ख़ास तौर पे टर्की के अंदर आप कोई ना कोई गाइड ले लें। आपको बड़े सस्ते दामों में गाइड मिल जाता है, वो आपको कम वक़्त के अंदर ज़्यादा घुमा फिरा देगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर अप्रॉक्सिमेटली देखिए, बाकी तो आपकी अपनी ख्वाहिशात पे है, आपको अप्रॉक्सिमेटली 30 से 40-50 यूरो के अंदर पर नाइट होटल मिल जाता है। अब देखिए, जब आप बैचलर होते हैं ना, तो उस वक़्त आपको होटल से ज़्यादा घूमने फिरने का शौक होता है, बजाय इसके कि आप जाके कोई फैंसी होटल के अंदर रहें, वहाँ 100-150 यूरो दें पर नाइट। उससे बेहतर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुकून से एक मुनासिब होटल लें, जहाँ पे आप कंफर्टेबली अपने 6-8 घंटे सो सकें। बाकी पैसे जो आप बचा के वो स्पेंड करें अपनी बाकी ज़रूरियात के ऊपर। तो इसमें ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं।
यूरोप इज़ डैम एक्सपेंसिव, स्पेशली जब हम पाकिस्तान से जाते हैं और हम इस चीज़ को देखते हैं कि भाई हमारा जो है रुपीज़ को कन्वर्ट करना है हमने यूरो के अंदर, तो थोड़ा-सा मुश्किल है। पूरे यूरोप के अंदर यूरो चलता है, स्कैंडिनेवियन के अंदर थोड़ा-सा ज़रा इनका है करेंसी का, जिस तरह नॉर्वे के अंदर इनका अपना है, नॉर्वेजियन क्राउन चलता है, नॉक कहते हैं उसको, वो चलता है। अगर आप वो लेके जाएँगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह स्वीडिश क्राउन है, वो लेके जाएँगे ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये है कि अगर आपके पास यूरो भी है, डॉलर भी है, तो कोई मसला नहीं है, चलता है। एक चीज़ और, अगर आप शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखना है कि यूरोप के अंदर विदाउट सेल्स परचेज़ करना कोई चीज़ इज़ डैम एक्सपेंसिव। आप किसी भी ब्रांड की बात कर लें, इंतहा से ज़्यादा महँगा है, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर द सेम प्रोडक्ट विद पाकिस्तानी मार्केट, या हम यूएई की बात कर लें या इवन टर्की की बात कर लें, तो बहुत महँगा है। तो अगर वहाँ सेल्स वगैरह लगी हों, फिर मज़ा आता है। फिर वहाँ पे वाक़ई ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलती हैं, प्योर चीज़ें मिलती हैं और आप एन्जॉय करते हैं। और दूसरा ये है कि पूरे यूरोप के अंदर खाने-पीने की ऑप्शंस आर स्लाइटली लिमिटेड, ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान से जाते हैं, लाहौर से जाते हैं, हमें ख़ाबों-खूबों को शौक होता है, तो द ईज़ीएस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ टर्किश डोनर कबाब। डोनर कबाब ले लें, उनके दुरम ले लें, उनके उनके शवारमाज़ ले लें। ये सस्ते भी हैं थोड़े, इनकी रेंज है बिटवीन 4 यूरो टू 10 यूरो, डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं। तो ये एक टाइम का मील आपका अप्रॉक्सिमेटली 10 यूरो के अंदर-अंदर हो जाता है। तो ये आपके पास एक सेफ ऑप्शन रहती है। इसके अलावा अगर आप बाकी किसी ऑप्शन में जाते हैं तो वो आपको फिर हलाल हराम का थोड़ा-सा कंसर्न उसमें आ जाता है। तो ये ओवरऑल जनाब एक तुर्की का और पूरे यूरोप का जो है एक छोटा-सा एनालिसिस था। इसमें फर्दर अगर आपके पास किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डेफ़िनिटली आप पूछ सकते हैं। प्रोसेस भी मैंने बता दिया। वीज़ा का प्रोसेस बहुत सिंपल है दोनों कंट्रीज़ का, एज़ लॉन्ग एज़ आपके डॉक्यूमेंट सारे लेजिटिमेट हैं। जहाँ तक बात आ जाती है कॉस्ट की, ओवरऑल टिकट की, येस टिकट लास्ट चीज़ रहेगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा खर्चा और सबसे मेजर इम्पैक्ट इसी चीज़ का है। टिकट आपकी जनाब कहीं पे भी एनीवेयर बिटवीन 3 लाख से लेके 7 लाख तक आपकी टिकट आती है। डिपेंड करता है कौन-सी एयरलाइन चूज़ कर रहे हैं, किस टाइम पे आप ले रहे हैं टिकट, कितनी एडवांस में ले रहे हैं। अब मैंने रमज़ान के अंदर ट्रिप थोड़ा इसी वजह से, मैं चाहता नहीं था रमज़ान में जाना, लेकिन इसी वजह से मुझे रमज़ान में फ़ोर्सफुली करना पड़ा, बिकॉज़ उसकी जो टिकट की प्राइस थी तकरीबन 6.5-7 लाख के करीब आ रही थी अगर मैं रमज़ान से पहले जाता। रमज़ान से बाद में अगर जाता तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, फिर मुझे सिर्फ़ 5 दिन मिले क्योंकि 29 को मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, 27 को मैं वापस आया हूँ। तो टिकट की जो सिलेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एतिहाद एयरवेज़ पे जाते हैं, कतर पे जाते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन पे जाते हैं, तो 5 लाख से ऊपर-ऊपर की टिकट है आपकी यूरोप की, ठीक है? टर्किश एयरलाइन पे आ जाते हैं या कोई और बजट एयरलाइन ले लेते हैं तो वो आपकी थोड़ा-सा कह लें कि ज़रा 4 से 5 लाख के बीच में आ जाती है। डिपेंड करता है कितनी एडवांस में करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट पे यूरोप की टिकट्स की। अब यूरोप की जो टिकट है, अब जिस तरह मैंने करवाई थी ओस्लो से बर्लिन की जो मेरी टिकट थी, वो तकरीबन हमारी हुई है जनाब 1800 क्रोन की, 2 लोगों की टिकट थी। 900 क्रोन मीन्स रफली 90 यूरो। 90 यूरो की टिकट मेरी रिटर्न हुई थी। ये भी अगर मैं बहुत एडवांस में ले लेता और वेल प्लान्ड करता तो शायद ये मुझे 60-70 यूरो की भी मिल सकती थी। तो ये ओवरऑल कॉस्ट है जी, अपने सारा हिसाब-किताब लगा के जाएँ। रफली आपका जो ट्रिप है, इकोनॉमिकल ट्रिप जो है, मैं बहुत लग्ज़री की बात नहीं करूँगा, बहुत लो एंड की बात नहीं करूँगा, एक एवरेज ट्रिप आपका रफली 1 मिलियन में आपको पड़ता है यूरोप का 10 से 12 दिन का। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक वैल्यूएबल होगी। स्टिल अगर आप में से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी किस्म का कोई हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।